हेलो एवरीवन। एक बार फिर स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान गंगा हिंदी में। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कानून का राज और अधिकारों का आदर। यहाँ दे रहा है कि जिम्बाब्वे में 1980 में अल्पसंख्यक गोरों के शासन से मुक्ति मिली। उसके बाद देश पर जानु पीएफ दल का राज है, जिसने देश के स्वतंत्रता संघर्ष की अगुवाई की थी। इसके नेता रॉबर्ट मुगाबे आज़ादी के बाद से ही शासन कर रहे थे। चुनाव नियमित रूप से होते थे और सदा जानु पीएफ दल ही जीतता था। राष्ट्रपति मुगाबे कम लोकप्रिय नहीं थे, पर वे चुनाव में गलत तरीके भी अपनाते थे। आज़ादी के बाद से उनकी सरकार ने कई बार संविधान में बदलाव करके राष्ट्रपति के अधिकारों में वृद्धि की थी और उसकी जवाबदेही को कम किया था। विपक्षी दलों के कार्यकर्ताओं को परेशान किया जाता था और उनकी सभाओं में गड़बड़ कराई जाती थी। सरकार विरोधी प्रदर्शनों और आंदोलनों को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया था। एक ऐसा कानून भी था जो राष्ट्रपति की आलोचना के अधिकार को सीमित करता था। टेलीविज़न और रेडियो पर सरकारी नियंत्रण था। यहाँ दे रहा है कि जानु पीएफ की जो पार्टी थी और उसके जो नेता थे मुगाबे, वे कई बार चुने गए और चुनने के बाद उन्होंने कई तरह के बदलाव किए, जैसे राष्ट्रपति के अधिकारों को बढ़ा दिया और उसकी जवाबदेही कम कर दी। जितने विपक्षी दल थे उनको परेशान किया गया, उनके सभाओं में गड़बड़ी उत्पन्न की गई। सरकार के खिलाफ विद्रोह करने वाले लोगों को, आंदोलन करने वाले लोगों को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया और राष्ट्रपति की आलोचना करना सीमित कर दी गई, अर्थात राष्ट्रपति की अब आप आलोचना नहीं कर सकते थे। रेडियो और टेलीविज़न पर सरकार ने अपना नियंत्रण कर लिया, यानी आप सरकार के खिलाफ कुछ नहीं बोल सकते थे। रेडियो और टेलीविज़न पर वही चीज़ें प्रसारित होती थी जो सरकार के फायदे की होती थी। अखबार स्वतंत्र थे, पर सरकार की आलोचना करने वाले पत्रकारों को परेशान किया जाता था। सरकार ने कुछ ऐसे अदालती फैसलों की परवाह नहीं की जो उसके खिलाफ जाते थे और उसने जजों पर दबाव भी डाला। 2017 में मुगाबे को राष्ट्रपति पद से हटा दिया गया। यहाँ फिर देख रहे हैं कि जब उन पर अदालत ने फैसले लिए तो उन्होंने उन फैसलों को मानने से इनकार कर दिया और उल्टे ही जजों पे दबाव बनानी शुरू कर दी। परिणाम हुआ कि 2017 में उनको राष्ट्रपति पद से हटा दिया गया। तो इस तरीके से जिम्बाब्वे के उदाहरण से ये पता चलता है कि शासकों के लिए बार बार जनादेश पाना लोकतंत्र की एक ज़रूरत है, पर इतना ही पर्याप्त नहीं है। यानी अगर आपको कोई सरकार पे बिठा देता है, आपकी सरकार बन जाती है, तो ये काफ़ी नहीं कि आप जो चाहे सो करें। लोकप्रिय नेता भी अलोकतांत्रिक हो सकते हैं, लोकप्रिय नेता भी तानाशाह हो सकते हैं। अगर हम लोकतंत्र को परखना चाहते हैं तो चुनाव पर नज़र डालना जरूरी है, पर उतना ही ज़रूरी है कि चुनाव के पहले और बाद की परिस्थितियों पर भी नज़र डाली जाए। बिल्कुल, अगर कोई लोकप्रिय नेता है तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि उसके चाहने वाले लोग ज़्यादा हैं इसलिए वो अपनी मनचाही करे, यहाँ तक कि वो तानाशाह हो जाए। ऐसे में हमको चुनाव से पहले और चुनाव के बाद उसके किए जाने वाले कार्यों पर नज़र डालनी चाहिए और जहाँ कहीं भी लगे कि शासक अपनी मनमानी करते हैं तो उनको उनके पद से हटा देना चाहिए। इसके लिए ज़रूरी है कि उनके चुनाव जीतने से पहले और बाद की स्थितियों में नज़र रखी जाए कि चुनाव से पहले उनके क्या विचार थे और चुनाव के बाद उन्होंने क्या क्या किए हैं।
चुनाव के पहले सत्ता पक्ष के विरोधी समूहों के कामकाज समेत सभी तरह के राजनीतिक गतिविधियों के लिए पर्याप्त गुंजाइश रहनी चाहिए। ये सत्ता पक्ष ही नहीं बल्कि विरोधी जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनको भी कामकाज समेत सभी तरह के राजनीतिक गतिविधियों में शामिल होने की गुंजाइश रखनी चाहिए। इसके लिए ज़रूरी है कि सरकार नागरिकों के कुछ बुनियादी अधिकारों का आदर करे, अर्थात उनको सोचने की, अपनी राय बनाने की, सार्वजनिक रूप से अपने विचार व्यक्त करने की, संगठन बनाने की, विरोध करने और अन्य राजनीतिक गतिविधियों को करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। कानून के नज़र में सभी लोगों की समानता होनी चाहिए। इन अधिकारों की रक्षा स्वतंत्र न्यायपालिका को करनी चाहिए, जिसके आदेश का पालन सब लोग करते हों, जिसके बारे में हम लोग विस्तार से अध्याय 5 में पढ़ेंगे। तो ये सारी छूट मिलनी चाहिए लोगों को, ताकि वो अपने विचारों को व्यक्त कर सके और सरकार के कार्य की अवलोकन करके वो अपने विचार को रख सके। अगर इन अधिकारों की सरकार द्वारा या किसी के द्वारा अनदेखी की जा रही है तो न्यायपालिका को यह अधिकार होना चाहिए कि वो इनमें हस्तक्षेप करे। इसी प्रकार कुछ दूसरी शर्तें हैं जो चुनाव के बाद सरकार चलाने के तौर तरीके पर लागू होती है। एक लोकतांत्रिक सरकार सिर्फ इस कारण से मनमानी नहीं कर सकती कि उसने चुनाव जीता है, उसे भी कुछ बुनियादी तौर तरीकों का पालन करना होता है। खास तौर से उसे अल्पमत वाले समूहों को दी गई कुछ गारंटियों का आदर करना होता है। हर प्रमुख फैसले लंबे विचार विमर्श के बाद लेना होता है। हर पदाधिकारी को उस पद के साथ जुड़े अधिकार और जिम्मेदारियां संविधान द्वारा दी जाती है। यह कह रहा है कि ये कोई ज़रूरी नहीं कि अगर आप चुनाव जीत लिए तो आप अपनी मनमानी करें, बल्कि आपको कुछ बुनियादी तरीकों से सरकार चलानी होती है। खास करके जो अल्पसंख्यक लोग हैं उनको जो गारंटी दी गई है उसका देखभाल करें, उनका आदर करें। जो भी फैसले हो वो लंबे विचार विमर्श हो उसके बाद ही लिए जाए। ये नहीं कि अपनी मनमानी से कोई भी फैसले ले लिए जाए। जितने पदाधिकारी हैं वे सभी संविधान के अनुसार काम करने चाहिए और उनको अधिकार के साथ साथ जिम्मेवारियों के पालन पर भी ध्यान देना चाहिए। यह सभी न सिर्फ जनता के प्रति उत्तरदायी है बल्कि अन्य स्वतंत्र अधिकारियों के प्रति भी इनकी जवाबदेही होती है, जिसके बारे में हम लोग अध्याय 4 में पढ़ेंगे। तो जो अधिकारी हैं उनको जनता के प्रति भी उत्तरदायी होनी चाहिए। तो इस प्रकार हम लोकतंत्र की चौथी और अंतिम विशेषता को ये रेखांकित कर सकते हैं कि एक लोकतांत्रिक सरकार संवैधानिक कानूनों और नागरिक अधिकारों द्वारा खींची गई लक्ष्मण रेखाओं के भीतर ही काम करती है। अर्थात हम उस सरकार को लोकतांत्रिक सरकार कहेंगे जो संविधान में दिए गए कानूनों के अनुसार और नागरिकों के अधिकारों की अनुसार काम करती है। अर्थात सरकार जो है कानून जो है उनके अनुसार शासन करती है और नागरिक के जो अधिकार है उनको भी अनदेखा नहीं करती है। तो हम मानेंगे कि वो सरकार लोकतांत्रिक है। अब है परिभाषाओं का सारांश। आइए अब तक हुई चर्चा को समेटते हैं। हमने लोकतंत्र की इस सरल सी परिभाषा से बात शुरू की थी कि लोकतंत्र सरकार का एक ऐसा रूप में है जिसमें शासकों का चुनाव लोग करते हैं। हमने पाया कि जब तक हम इसके कुछ प्रमुख शब्दों के बारे में और स्पष्ट न हो जाए यह परिभाषा पर्याप्त नहीं है। अनेक उदाहरणों के जरिए हमने शासन के एक तरीके के रूप में लोकतंत्र की 4 विशेषताओं को
रेखांकित किया है। इसके अनुसार लोकतंत्र शासन का एक ऐसा रूप है जिसमें, तो 4 यहाँ विशेषताएं हो गई लोकतंत्र की, जिसमें लोगों द्वारा चुने गए शासक ही सारे प्रमुख फैसले करते हैं। दूसरा है कि चुनाव लोगों के लिए निष्पक्ष अवसर और इतने विकल्प उपलब्ध कराता है कि वे चाहे तो मौजूदा शासक को बदल सकते हैं। अगला है, यह विकल्प और अवसर सभी लोगों को समान रूप से उपलब्ध हो। और अंतिम है, इस चुनाव में बनी सरकार संविधान द्वारा तय बुनियादी कानूनों और नागरिक अधिकारों के दायरे को मानते हुए काम करती हो। तो इस तरीके से 4 हमारे सामने विशेषता खुल करके आई, जिसमें लोग द्वारा चुने गए शासक ही सभी प्रमुख फैसले लेते हैं, यानी जिनका चुनाव हम लोग करते हैं, यानी जिनका हम चुनाव करते हैं वही लोग कोई भी फैसले लेते हैं। चुनाव भी किस तरीके से होते हैं, तो स्वतंत्र और निष्पक्ष ढंग से होते हैं और बहुत से राजनीतिक दल होते हैं, जिसकी वजह से हमारे सामने विकल्प होते हैं। इसके अलावा जो वोट होते हैं वो सभी को सार्वभौम रूप से प्राप्त होते हैं और चुनी हुई सरकार जो है संविधान के अनुसार काम करती है और लोगों के अधिकारों की अनदेखी नहीं करती है। तो ये सब अगर कार्य कर रहे हैं कोई भी शासन प्रणाली, तो हम मानेंगे कि वो लोकतांत्रिक सरकार है। तो अब इस चीज़ से हम लोग जो साधारण परिभाषा से शुरुआत किए थे कि जनता द्वारा चुनी हुई शासन व्यवस्था को लोकतांत्रिक कहते हैं, उनको हम इन विशेषताओं के माध्यम से एक बृहद परिभाषा के रूप में एक बृहद परिभाषा के रूप में जान गए। तो बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अब अगले वीडियो में। तब तक देखते रहिए, पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। धन्यवाद।